नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 6 का NCERT हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है आरंभिक नगर। तो हम लोग आरंभिक नगर के रूप में हम लोग उनके सबसे पहले विषय वस्तु को देखेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद ये सभी जो विषय वस्तु हैं हमारे दिमाग में रहेंगे तो बहुत ही ईजिली हम लोग एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग विषय वस्तु पे ध्यान डालते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। तो चलिए देखते पहले यहाँ पे विषय वस्तु के रूप में हम देखते हैं कि हड़प्पा की कहानी है। आप लोग हड़प्पा नाम तो सुना ही होगा, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा की कहानी इसमें हम लोग देखेंगे। इन नगरों की क्या विशेषताएं थी, और भी कुछ नगर थे तो इन नगरों की क्या विशेषताएं थी, वहाँ पे घर कैसे बनाए गए थे, नाले कैसे थे, सड़क कैसे थी। तो ये सारी चीज़ इनके विशेषताओं के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। उसके बाद से वही यहाँ पे भवन, नाले, सड़कें कैसे थी, नगरीय जीवन वहाँ की क्या थी, नगर तथा नए शिल्प कैसे वहाँ पे काम कर रहे थे, कच्चे माल की खोज में वो लोग कैसे एक दूसरे जगह से सामान लाते थे। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या था, साधन क्या था भोजन का, उसमें हम लोग देखेंगे। और उसके बाद से सभ्यता के पतन का कारण क्या था। यानी यहाँ पे एक सभ्यता, ऐसा कहा जाता है कि जब जहाँ पे समाज समुदाय रहने लग जाते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक एक सभ्यता का निर्माण होता है। तो एक ये तरह से पूरी तरह से यहाँ पे एक सभ्यता थी जिसको हम लोग इस सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ यहाँ पे सभ्यताओं का जन्म होता है और अंततः इनका विनाश भी होता है। तो इनके कारणों को भी देखेंगे कि इनके कारण क्या क्या होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आइए विषय वस्तु से अब हम लोग एक एक टॉपिक को टैकल कर यहाँ पे एक एक विषय वस्तु को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके हम लोग विषय वस्तु को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे हड़प्पा की कहानी। ठीक है, तो हड़प्पा की कहानी के रूप में हम लोग देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं और रिटन के रूप में, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा की कहानी से। तो हड़प्पा की कहानी को हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा की कहानी के बारे में हम लोग सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। इसको नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नगर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए थे, तो इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद से कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता का कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ के लोग जो थे कांसा का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद से इसको ताम्र युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ताम्र युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है, यानी यहाँ के लोग तांबे से भी परिचित थे। तांबा से संबंधित जितने भी पात्र होते थे या औजार होते थे उसका प्रयोग करना यहाँ के लोग सीख गए थे। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मॉर्सन के द्वारा किया गया था। यानी हड़प्पा का जो सबसे पहली बार उल्लेख किया गया था तो यहाँ पे चार्ल्स मॉर्सन ने किया था 1826 में, और दूसरी बार इसका उल्लेख किया गया तो 1831 में किया गया था। अलेक्जेंडर बंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, अलेक्जेंडर बंस के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, 1826 में चार्ल्स मॉर्सन और 1831 में वहाँ पे अलेक्जेंडर बंस के द्वारा किया गया था। यहाँ पे देखते हैं तीसरी बार उल्लेख किया गया था 1856 में किया गया था। तो 1826 और 1831 और 1856 याद रखिएगा, ये सीक्वेंस है हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। तो 1826, 1831 और 1856। और उसके बाद से यहाँ पे जब लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब यहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है। लाहौर से कराची जब रेलवे जो ट्रैक बिछाया जा रहा था तो उस समय इसका उल्लेख मिलता है। इस दौरान इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। पूरा स्थल का मतलब होता है कि वैसे स्थान जहाँ पे कुछ साक्ष्य के रूप में हमें कुछ मिलता है, कुछ बहुत समय से पहले जो ज़मीन में दबी हुई चीज़ें जो मिलती है तो उस वाले स्थान को पूरा स्थल बोलते हैं। तो यहाँ पे अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा भंडार है जहाँ से बहुत ही अच्छी प्रकार के हमें बहुत ज़्यादा संख्या में ईंट प्राप्त हो सकती है। और अंततः उन्होंने क्या किया कि यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हज़ारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। तो इस तरह से यहाँ के जो इंजीनियर थे वो यहाँ से ईंट प्राप्त करते हैं, खंडर से खोद कर ईंट निकालते हैं और रेलवे लाइन बिछाते हैं। ठीक है, लाहौर से कराची तक की जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसमें इसका प्रयोग किया। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि उसके बाद आज 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और उसके बाद से इसके बाद जब रेलवे लाइन बिछा दी गई तो उसके बाद 80 साल के उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने
इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी तब पता चला कि ये जो खंडहर था सबसे पुराना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्थल मिले हैं, लेकिन सब में से ये क्या है, पुराना है। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि प्रारंभ में अधिकांश स्थल सिंधु नदी के किनारे पाए गए, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। यानी अधिकांश जो भाग था सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं, इसलिए इसको सिंधु के नाम से रख दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से रख दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा था कि सिंधु घाटी में अतिरिक्त दूर दूर तो जो नदियों के जो तट थे अलग अलग, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोग देखे थे कि सिंधु है, सतलज है, ब्यास है, सब नदियाँ जो थी उनके तट पर इसके स्थल का उत्खनन किया गया। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं होगा। इस कारण गैर भौगोलिक शब्दावली में इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था बहुत ही विस्तृत था। जो नदी सिंधु नदी का जो क्षेत्र था उसके अलग अलग जगहों पे इसका उत्खनन किया गया, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता न कहकर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। चलिए उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इन नगर यहाँ पे जो जो नगर थे इनकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो इन नगरों की विशेषता क्या थी, ये टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ नगर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे क्या प्राप्त हुए हैं, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे कैसे उत्खनन हुआ है, कौन से वर्ष में इसका उत्खनन हुआ है, इनसे संबंधित कौन कौन व्यक्ति हैं जो उत्खनन में बहुत ही सक्रिय भाग लिए और बहुत अच्छे से इसका उत्खनन का काम किए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा की। तो हड़प्पा जो नगर था इसका उत्खनन जो 1921 में किया गया था, यहाँ पे देख सकते हैं राय बहादुर साहनी के द्वारा किया गया था। 6 स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया था और तांबे की गाड़ी का साक्ष्य मिलता है, विशाल अनागार था। ऐसे याद रखेंगे कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करने का काम किया गया था। उसके बाद से 6 स्तरों पे इसका उत्खनन किया गया और इसमें तांबे की जो गाड़ी है वो मिला। उसके बाद से यहाँ पे विशाल अनागार, अनागार का मतलब कि एक ऐसा बहुत बड़ा जगह जहाँ पे अन्न को हम लोग भंडार करने के रूप में हम लोग देखते हैं, तो उसी को अनागार कहा जाता है। इसका मतलब कि यहाँ के लोग भविष्य में अकाल पड़ने की स्थिति के लिए भी ये लोग तैयार थे कि यदि अकाल भी पड़ेगा तो हम लोग इस अनागार में जितने भी पड़े जो अनाज हैं उसका प्रयोग करके हम लोग अकाल जैसी स्थितियों से निपट सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छा से सिस्टमेटिक ढंग से ये लोग अपने नगर को बसा चुके थे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जल निकासी था, जल निकासी प्रणाली। मान लीजिए कि उस नगर में बहुत सारे घर थी, तो उस घर से जो भी पानी निकलता था तो उसका निकासी कैसा होता था, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये नगर बसा हुआ था, जिसमें जल निकासी प्रणाली आज हम लोग भी देखते हैं कि अपने घर के आसपास चाहे जितने भी हम लोग शहरों में देखते हैं कि जो घर हैं उनका जल निकासी है प्रॉपर ढंग से, उसको नाले के रूप में बहुत ही जो चौड़ी नली होती है उसी के माध्यम से उसको जोड़ देते हैं और उस नली को हम लोग किसी नदी से जोड़ देते हैं और वो नदी तो फिर उसके बाद से वो लोग समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो इस तरह से हम लोग नाली का जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जल निकासी प्रणाली के रूप में हम लोग देखते हैं। उसके बाद से RH37 कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा कि वहाँ पे कब्रिस्तान पे जो होता था उस पर कुछ नंबर दिए जाते थे जिससे पहचान में आ जाता था कि हाँ यहाँ पे अमुक आदमी को दफनाया गया है। तो इस तरह से कब्रिस्तान RH37 याद रखिएगा कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। पूर्वी तथा पश्चिमी 2 भागों में बटा था हड़प्पा। पूर्वी वाला क्षेत्र जो था वो थोड़ा नीचे था और जो पश्चिमी वाला हिस्सा था वो थोड़ा ऊपर वाला यानी टीलों पे वो था। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी तथा पश्चिमी 2 खंडों में बटा हुआ था। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलने वाली मुहर प्राप्त हुई है, यानी स्त्री के गर्भ से पौधा निकलने वाला जो मुहर है वो भी प्राप्त हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इससे पृथ्वी पूजा के साक्ष्य के बारे में पता चलता है। तो पहली बात कि हड़प्पा में हम लोग 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया था। 6 स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया था। तांबे का जो गाड़ी है वो प्राप्त हुआ था। उसके बाद से हम लोग विशाल अन्नागार के रूप में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसका साक्ष्य मिलता है। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जल निकासी प्रॉपर तरीके से था। RH जो 37 कब्रिस्तान है उसका साक्ष्य मिलता है। उसके बाद से पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में बटा हुआ था हड़प्पा। जो पश्चिमी वाले भागों
जो था भाग जो था वो ऊंचे नगरी सभ्यता कहलाती थी, यानी ऊंचे नगर वहाँ पे बसे हुए थे, और उसके बाद से पूर्वी वाले थोड़ा वहाँ से नीचे था, तो इसलिए उसको निचली नगर कहा जाता था। और यहाँ पे स्त्री के गर्भ से पौधा निकलने वाली मुहर प्राप्त हुई, इससे पृथ्वी पूजा के साक्ष्य के बारे में भी पता चलता है। तो ये रहा हड़प्पा के बारे में जो इनकी विशेषताएं थी। उसके बाद से हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, हड़प्पा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो हम लोग देखते हैं कि 1921 में यहाँ पे खनन हुआ, और उसके बाद से यहाँ पे 1922 में खनन हुआ। तो याद रखिएगा, हड़प्पा के बाद से मोहनजोदड़ो याद रखिएगा। इसका रखाल दास बनर्जी ने इसका उत्खनन करने का काम किया था, और ये 7 स्तरों पे इसका उत्खनन किया गया था, 7 स्तरों पे। तो याद रखिएगा 6 स्तरों पे हड़प्पा और 7 स्तरों पे यहाँ पे मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे राखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसका उत्खनन करने का काम किया था। उसके बाद से 7 स्तरों पे इसका खनन किया गया था। स्थानीय नाम मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला होता है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। यहाँ पे विशाल स्नानागार का साक्ष्य मिलता है। स्नानागार का मतलब स्नान, यानी स्नान करने वाले जो जगह होता है उसको स्नानागार कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत ही बड़े स्नानागार का साक्ष्य मिलता है, जिसकी लंबाई हम लोग देख सकते हैं कि 11.88 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर। स्नानागार में बिटुमिन्स का लेप लगा है। बिटुमिन्स का मतलब होता है जैसे हम लोग देखते हैं कि रोड वगैरह बनता है ना, जैसे अलकतरा वगैरह का जो लेप दिया जाता है, ठीक उसी तरह से बिटुमिन्स भी एक ऐसी होती है जिससे वहाँ पे स्नानागार वाले जो दीवार होते थे उस पर लेप लगाया जाता था। उसके बाद से कुबड़ युक्त बैल का आकृति वाला मुहर, यानी उस टाइम मुहर भी होता था, तो उस पर जो बैल होता था उसका कुबड़ निकला हुआ ज़्यादा दिखाई दिया है यहाँ पे इस मुहर में। उसके बाद से हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई है। मेसोपोटामिया भी एक सभ्यता हुआ करती थी, उस सभ्यता का अंतर्गत जो बेलनाकार, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेलनाकार मुहर होती थी मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो उस सभ्यता के अंतर्गत जो भी मुहर में उसका यूज किया जाता था तो यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई है। मिट्टी के बर्तन में सूती कपड़े का साक्ष्य मिला हुआ है, यानी मिट्टी के बर्तन में सूती कपड़ा साक्ष्य मिला है। इसका मतलब कि वहाँ पे लोग, उस टाइम के लोग सूती कपड़े से भी बहुत अच्छे से परिचित थे, और मिट्टी के बर्तन जो बना रहे थे वो उससे तो परिचित थे ही। उसके बाद से स्वास्तिक का साक्ष्य भी मिला हुआ है, यानी ये लोग कहीं ना कहीं किसी स्वास्तिक जो धर्म को, धार्मिक स्थितियों को दर्शाता है। तो यानी यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मिला हुआ है। हाथी के दांत के तराजू का पड़ला प्राप्त हुआ है, यानी हाथी के दांत से जो तराजू का पड़ला बनाया जाता था। पड़ला मतलब यही होता है, जैसे मान लीजिए ये तराजू हो गया, तो यहाँ पे ये वाला इसको यहाँ पे ये पड़ला बोला जाता है इसको, कि एक की ओर बाट रखा जाता है और एक की ओर यहाँ पे अनाज को तौला जाता है। तो हाथी के दांत से बनाया गया था, तो वो भी प्राप्त हुए हैं। दाढ़ी युक्त पुजारी का सिर प्राप्त हुआ है, यानी जो खोपड़ी प्राप्त हुआ है तो उसमें दाढ़ी का भी साक्ष्य मिला हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये पुजारी का ही सिर है, इसलिए इसको कहा गया कि दाढ़ी युक्त पुजारी का भी साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद शतरंज की गोटियाँ भी प्राप्त हुई है, और मोहनजोदड़ो में शतरंज की गोटियाँ भी प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा में जो प्राप्त हुआ है वो याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है वो याद रखेंगे, ठीक है। इनके सन को याद रखेंगे, और जो खनन करवाए हैं उनको भी याद रखेंगे। उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे लोथल सबसे इम्पोर्टेंट, यानी हड़प्पा तो इम्पोर्टेंट है ही, मोहनजोदड़ो तो इम्पोर्टेंट है ही, लोथल भी सबसे इम्पोर्टेंट भी है। जैसे मान लीजिए हड़प्पा जिस तरह से इम्पोर्टेंट है और मोहनजोदड़ो जिस तरह से इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरह से लोथल भी इम्पोर्टेंट है। यह गुजरात वाले क्षेत्र से संबंधित है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका उत्खनन 1957 में किया गया था, ठीक है। यहाँ पे रंगनाथ राय के द्वारा, याद रखिएगा, रंगनाथ राय के द्वारा किया गया था भोगवा नदी के तट पे, ठीक है। तो लोथल का उत्खनन किया गया था 1957 में, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रंगनाथ राय के द्वारा भोगवा नदी के तट पे, और इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि कौन सी जगह को प्राचीन काल में कौन सी जगह को लघु हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा लोथल। दूसरी बार यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला हुआ है, यहाँ पे दूसरी बार चावल का साक्ष्य मिला है। पहली बार रंगपुर में मिला हुआ है, याद रखिएगा, रंगपुर भी आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि रंगपुर में पहला साक्ष्य मिला है चावल का, और लोथल में दूसरी बार चावल का साक्ष्य मिला हुआ है। कब्र में मानव के साथ बकरी को दफनाया गया
दफनाया गया होगा कभी का, तो इसका कंकाल मिला हुआ है। ठीक है, तो मानव के साथ बकरी का कंकाल कौन से नगर में मिला है, तो लोथल में। उसके बाद से ईंट से निर्मित बोधिवाड़ा यानी बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। यानी बोधिवाड़ा उस समय बोला जाता था, यानी प्राचीन ये वर्ड है, उसको हम लोग बोधिवाड़ा को बंदरगाह बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है जो ईंट से निर्मित है। युग्मिक समाधान, युग्मिक समाधान का मतलब होता है एक साथ दो आदमियों का एक साथ एक कब्र में दफनाना, तो उसका साक्ष्य मिला हुआ है। युग्मिक मतलब कपल, तो कपल समाधान का साक्ष्य मिला हुआ है। और कांसे का स्केल प्राप्त हुआ है, और कांसे जो एक तरह से धातु है तो उसका भी स्केल प्राप्त हुआ है। अब हम लोग रुक करते हैं यहाँ पे रंगपुर। ठीक है, हम लोग रुक करते हैं रंगपुर में। तो इसका उत्खनन 1953 में हुआ था माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। 1953 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा और पहली बार चावल का साक्ष्य मिलता है, और दूसरी बार मोहनजोदड़ो में इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं कच्ची ईंटों के दुर्ग और नालियाँ, मृदभांड और पत्थर के फलक का साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ पे कच्ची ईंटों के दुर्ग तो समझते हैं कि दुर्ग का मतलब होता है ऊंची दीवारें, जो एक प्रॉपर तरीके से नगर को पूरी तरह से उसको घेराव करने का काम किया जाता था। उसके बाद से नालिया की बात करें तो नाली तो आप लोग समझते ही हैं। उसके बाद से मृदभांड की बात करें तो मृदभांड एक तरह से यहाँ पे घड़ा की तरह बात करते हैं, यहाँ पे मृदभांड इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, ये मृदभांड हुआ करता था। और यहाँ पे पत्थर के फलक यानी वहाँ पे ब्लेड की तरह यानी औजार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये है रंगपुर। उसके बाद से रोपड़ की बात करें तो रोपड़ में क्या था, उत्खनन 1950 में हुआ था बीबी लाल के द्वारा किया गया था 1950 में रोपड़ का। ठीक है, रोपड़ जो पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ता है। और सावधान के लिए छोटे कमरे का साक्ष्य मिलता है, यानी सावधान यानी जो भी वहाँ पे कब्र जो आदमी को दफनाया जाता था तो वहाँ पे एक छोटा सा नीचे गड्ढा बना करके कमरा बना दिया जाता था। और वो कैसी आकृति होती थी, वो थी अंडाकार होती थी। तो वो शवों को अंडाकार गड्ढे में दफनाया जाता था, कुत्ते के साथ आदमी को भी दफनाया जाता था। याद रखिएगा, कुत्ते को आदमी के साथ दफनाया जाता था कहाँ पे, तो रोपड़ में। और आदमी को बकरी के साथ कंकाल मिला है कहाँ पे, तो मोहनजोदड़ो में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद से हम लोग सुरकोटदा देखते हैं। तो सुरकोटदा गुजरात वाले जगह पे है, तो याद रखिए सुरकोटदा और लोथल दो इंपॉर्टेंट जगह है गुजरात वाले क्षेत्र में। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि उत्खनन 1972 में हुआ था और इसका जगपति दोषी ने किया था। तो जगपति दोषी ने किसका उत्खनन किया था, तो यहाँ पे सुरकोटदा। और इसमें क्या क्या मिला हुआ है, तो यहाँ पे चट्टान में ढकी हुई कब्रें, यानी चट्टान थी और नीचे उसको जब खोदा गया तो उसमें कब्रें मिली। उसके बाद से खुले मैदान का साक्ष्य मिला, जब उसका उत्खनन किया गया तो पूरी तरह से एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र में मैदान क्षेत्र जो मिला था उसका साक्ष्य मिलता है। उसके बाद से और भी कुछ यहाँ पे सूतकांगेडोर है और भी कुछ जगह है, मेहरगढ़ है, तो इसके बारे में हम लोग इन डिटेल चर्चा करेंगे। इसको पहले हम लोग मिटा लें। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि और भी नगर हैं जिनके बारे में हम लोग विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा जो है राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसका उत्खनन 1953 में हुआ था। अबलानंद घोष और लाल व बीके थापड़ के द्वारा किया गया था। तो ये याद रखेंगे कि 1953 में किया गया था, अबलानंद घोष, लाल और बीके थापड़ के द्वारा किया गया था। ये सरस्वती नदी के किनारे था जो गंगानगर जिले में स्थित है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में हम लोग इसको कालीबंगा को भी जानते हैं। तो हड़प्पा की तीसरी राजधानी के रूप में हम कौन से नगर को जानते हैं, तो यहाँ पे कालीबंगा। उसके बाद से मिट्टी की काली चूड़ी का साक्ष्य मिला है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है, दाह संस्कार के साक्ष्य मिला हुआ है, और युग्मिक शवाधान यानी दो व्यक्तियों को यानी कपल को एक साथ यहाँ पे दफनाने का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे अलंकृत ईंट के साक्ष्य, यहाँ की जो ईंटें होती थी इसको बहुत ही अच्छे से अलंकृत किया जाता था, बहुत ही अच्छे से इस पर डिजाइन किया गया था। खोपड़ी के साक्ष्य शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, खोपड़ी के शल्य चिकित्सा का भी यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं। और हवन कुंड और अग्नि पूजा का साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा कि जहाँ पे कालीबंगा है तो कालीबंगा में यहाँ पे याद रखिएगा काली चूड़ी यानी मिट्टी की जो काली चूड़ी है उसका साक्ष्य मिलता है, जूते हुए खेत का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दाह संस्कार का साक्ष्य ये, और युग्मिक सावधान का साक्ष्य, अलंकृत ईंट के साक्ष्य यहाँ पे याद रखिएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको कालीबंगा को याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता था। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे
सुत कांगेडोर। तो सुत कांगेडोर का हम लोग बात करते हैं तो ये बलूचिस्तान में था। बलूचिस्तान कहाँ पे है? तो पाकिस्तान का दक्षिणी जो हिस्सा है उसको बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका उत्खनन 1927 में आर.एल. अस्टाइन के द्वारा किया गया था और यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी मिली हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली हुई है पाकिस्तान के सुत कांगेडोर से, याद रखिएगा। उसके बाद से समुद्र तट पर नगर एवं बंदरगाह भी मिले हुए थे और समुद्र तट पर नगर भी बसे थे और बंदरगाह का भी साक्ष्य मिलता है। और मनुष्य के अस्थि राख से भरा बर्तन, जो बर्तन था उसमें मनुष्य का जो अस्थि था वो पूरे उस बर्तन में भरा हुआ था, तो उसका साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग कुंतासी। कुंतासी जो गुजरात वाले प्रांत में था, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि M.K. धौलीकर और M.R.R. रावल और Y.M. चितलवास जो है, इनके द्वारा उत्खनन कराया गया था। तांबे की कुछ चूड़ियाँ यहाँ पे प्राप्त हुई है और 2 अंगूठी, यानी तांबे की चूड़ी और अंगूठी भी प्राप्त हुई है यहाँ पे। उसके बाद से अली मुराद हम लोग देखते हैं, तो अली मुराद कहाँ है? तो सिंध प्रांत में है। तो याद रखिएगा सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आज की बात करें तो यहाँ पे कुएँ का साक्ष्य मिला हुआ है। और दायमाबाद महाराष्ट्र की बात करें तो 2 पहिए वाले रथ का साक्ष्य मिला है दायमाबाद से। दायमाबाद महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है और तांबे का हाथी और रथ का साक्ष्य दायमाबाद में मिला हुआ है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो जगह हैं यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद राखीगढ़ी हरियाणा से मिट्टी से बने जो बैल हैं उनका साक्ष्य मिला हुआ है। उसके बाद मेहरगढ़ तो आप लोग जानते ही, सुलेमान और पर्वत कीर्थर पहाड़ी के घाटियों में वहाँ पे जौ और गेहूँ का साक्ष्य मिलता है, यानी प्रथम बार कृषि का साक्ष्य मिलता है तो मेहरगढ़ वाले इलाके में। और यहाँ पे कपास का प्रमाण भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चन्हुद्रो यानी सिंध पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। इसका उत्खनन 1931 में हुआ था, मणिगोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया था और यहाँ पे मैके के द्वारा। सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य मिलता है। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब होता है जितने भी कॉस्मेटिक सामान होते हैं, कॉस्मेटिक नहीं समझ में आया, सौंदर्य प्रसाधन नहीं समझ में आया, यानी जितने भी मेकअप से संबंधित जितने भी सामान होते हैं जिसमें विशेषता लिपस्टिक की बात की गई है, तो यहाँ पे लिपस्टिक का साक्ष्य मिला हुआ है। और भी मिला हुआ है जो मेकअप से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, तो यहाँ पे कहाँ पे मिला हुआ है? तो चन्हुद्रो में। उसके बाद से कांसा एवं तांबे के औजार भी मिले हैं, यहाँ पे जले हुए कपास में मिले हुए हैं और मन के बनाने का कारखाना भी मिला हुआ है, याद रखिएगा। तो चन्हुद्रो से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि यहाँ पे सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य मिलता हुआ है, यानी विशेष उसमें क्या चीज़? तो लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है। तो देखिए पहले के लोग भी बहुत से अपने सौंदर्य को लेकर के बहुत ही सीरियस रहा करते थे और आज तो है ही, आज तो जगह जगह पे तो ब्यूटी पार्लर खुल रखे हैं। तो चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चन्हुद्रो से साक्ष्य क्या मिला है। तो यहाँ पे जो सौंदर्य प्रसाधन है उसका साक्ष्य मिला है, कांसा एवं तांबे का औजार मिला है। उसके बाद से हम लोग करते हैं आलमगीरपुर में हम लोग देखते हैं, तो ये मेरठ और उत्तर प्रदेश के वाले क्षेत्र में मिलता है। इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। गर्त से रोटी बेलने की चौकी, गर्त मतलब होता है गड्ढा, यानी एक गड्ढा, यानी एक हम लोग मिट्टी का जब हम लोग नीचे खोदते जाते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है, उसको गर्त कहते हैं। तो वहीं गर्त से रोटी बेलने की चौकी, जो रोटी बेला जाता है उस जिस पे जो उसको चौकी बोलते हैं, तो उसका साक्ष्य मिला हुआ है। और कटोरे के टुकड़े का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे मंडा की बात करें तो मंडा जो जगह है वो है जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 1982 में J.P. जोशी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ पे विशेष प्रकार के मृत भांड का साक्ष्य मिलता है। कुणाल की बात करें जो हरियाणा में है, तो यहाँ पे चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। ये है, आप लोगों को 2 से 3 मिनट में याद हो जाएगा यदि इसको 2-3 बार बोल दे तो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा चन्हुद्रो का जो सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य मिलता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछता है। रंगपुर में जो था चावल का पहला साक्ष्य मिलता है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये है जो स्थान है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, आरंभिक नगर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ये इन नगरों की विशेषता क्या थी, उसके अंतर्गत हम लोग ये देखें।